हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज जो हमारा टॉपिक है वो महाजनपद काल का है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं आपको छोटी से छोटी चीजें से बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल का समय काल क्या रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के अत्यधिक उपयोग ने बड़े क्षेत्रीय राज्यों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें महाजनपदों के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच इस अवधि को कई नामों से भी जाना गया, जिसमें पूर्व मौर्य काल, 16 महाजनपदों का काल, द्वितीय नगरीकरण का काल, बौद्ध काल और सूत्र काल के नाम से इसे जाना गया है। क्लियर है। तो महाजनपद जो नाम है उसके कई और नाम रहे हैं, जिनमें पूर्व मौर्य काल, 16 महाजनपदों का काल, द्वितीय नगरीकरण का काल, बौद्ध काल और सूत्र काल के नाम से इसे जाना गया। अब हम बात करेंगे कि ये जानकारी कहाँ से मिली, इसके क्या सोर्सेस रहे, क्या स्रोत था जहां से हमको जो है जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच जो है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोतों से जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। ठीक है। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत, जिसमें लिखित साक्ष्य होते हैं, लिखित जानकारी जो प्राप्त होती है। तो पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जो है क्या है, ये साहित्यिक स्रोत है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में जो 9 जनपदों का क्या किया गया, इसमें उल्लेख किया गया। तो वैदिक साहित्य में 9 जनपदों का उल्लेख है। फिर है पाणिनि। पाणिनि, इसमें कौशल, मगध और वत्स सहित 22 जनपदों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें 9 जनपदों का उल्लेख है वैदिक साहित्य में। पाणिनि में 22 जनपदों का क्या है, उल्लेख किया गया है, जिसमें 22 जो है बड़े बड़े जनपद जो है इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आगे हम बात करेंगे जो बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय जो सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। 3 त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में एक पाली भाषा में, इसमें क्या किया गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के उल्लेख की जानकारी है प्राप्त होती है। अगला है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला साहित्यिक स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक कर्मकांडों के तरीकों का उल्लेख है। इनमें कई जनपद और महाजनपद का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें इस काल के कृषि समुदायों की बसावट के विषय में भी क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त हो रही है, ब्राह्मण ग्रंथ से। तो वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ जनपदों और महाजनपदों की भी जानकारी मिली है। साथ ही साथ कृषि समुदाय के बसावट की जानकारी भी ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये हो गया साहित्यिक स्रोत। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। पहला है मृदभांड। यहाँ पर काले और लाल मृदभांड, उत्तर काले चिकने मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं, महाजनपद काल के साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। सिक्के मिले हैं जिनमें आहत सिक्के हैं, जो ये प्रमाण प्राप्त देता है कि भारतीय महाद्वीप में धन के उपयोग की शुरुआत जो है हो चुकी थी। ढांचागत साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें घरों के अवशेष और लोगों द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं भी जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में प्राप्त हुई है। फिर से बात करते हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं, सिक्के मिले हैं
और ढांचागत साक्ष्य, घरों के अवशेष और लोगों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के अवशेष जो है महाजनपद काल के यहाँ से प्राप्त होते हैं। कि महाजनपद के नगरीकरण केंद्रों के विकास के कारण की बात कर लेते हैं कि महाजनपदों में जो नगर का विकास हुआ है, नगरीय केंद्रों का जो विकास हुआ है, तो वो उनके कारण क्या थे, कैसे यहाँ पे इतना ज्यादा विकास हुआ है। तो सबसे पहली बात करें हम संसाधन की। संसाधनों की बात करें तो इस क्षेत्र में संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यह उपजाऊ गंगा के मैदान का क्षेत्र था जहां कृषि उत्पादन अधिक होता था। तो संसाधन में क्या था, यहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और मेन था गंगा का उपजाऊ मैदान जहां पे क्या हुआ है, खेती अधिक मात्रा में हुई है। दूसरा है लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग, लोहे की कुल्हाड़ियों का उपयोग क्या किया गया, जंगल को साफ करने के लिए किया जाता था। और लोहे के हल कृषि कार्यों में जो है उपयोग में लाए गए, जिससे जो है खेतों की जुताई वगैरह की गई। और यहीं से धान की रोपाई की शुरुआत भी हुई है, जिससे उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी। धान की रोपाई मतलब बीज को उस जगह से हटाकर जहां पर उसे बोया गया था वहां से हटा करके दूसरी जगह रोपना या लगाना धान की रोपाई कहलाती है। और इस तरह से धान की रोपाई की वजह से क्या हुई, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तीसरा कारण है भौगोलिक कारण। तीसरा है भूगोल। भौगोलिक कारण क्या था महाजनपद नगरों के विकास के लिए, तो उर्वर जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ उच्च वर्षा होने के कारण यह क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयुक्त था। ठीक है, तो भौगोलिक क्या था कि उच्च वर्षा जो है इन क्षेत्रों में हुई, वहां पर उर्वर जलोढ़ मिट्टी पाई गई और वहां पर जो है धान की खेती बड़ी मात्रा में की गई है। फिर अगला है समाज। समाज की बात करें तो इंडो गंगा डिवाइड, ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब में बसावट अच्छी थी और ये सभी जो क्षेत्र थे कैसा था, वो कृषि प्रधान समाज था। ठीक है, तो बात करें तो इंडो गंगा डिवाइड क्षेत्र, ऊपरी गंगा घाटी में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में क्या किया गया है, लोगों को, समाज बस्तियों को बसाया गया, जहां पे क्या हुई, खेती अच्छी हुई और पूरा का पूरा जो समाज था वो कैसा था, कृषि प्रधान समाज था। फिर बात करते हैं अगला, पांचवा है राजस्व व कर। राजस्व कर की बात करें तो फसल उत्पादन में वृद्धि से महाजनपदों के राजाओं तथा कृषि करों की उकाही में वृद्धि हुई। इन करों से प्राप्त राजस्व से प्रशासनिक और सैन्य उपकरणों का प्रबंधन करने में सहायता मिली। यहाँ पर क्या किया गया है, लोगों से कर की वसूली भी की गई है। अगला है जनसांख्यिकी वृद्धि। जनसांख्यिकी वृद्धि, कुछ अध्ययनों में ऐसा अनुमान लगाया गया कि चावल खाने वाले समाजों में क्या होती है, प्रजनन दर जो है अधिक होती है। चावल खाने वालों में प्रजनन दर अधिक होती है, जिससे क्या हुआ, उर्वर गंगा घाटी में धान की खेती से जनसांख्यिकी वृद्धि भी हुई। उभरते शहरी केंद्रों के लिए आबादी का बढ़ना भी अति आवश्यक था। तो आबादी बढ़ेगी तो जो क्षेत्र का विस्तार होगा वो भी ज्यादा होगा। अगला है समाज के अन्य महत्वपूर्ण लोग, जिनमें गैर कृषिगत जैसे चिकित्सक, मुंशी, मनोरंजनकर्ता, शिल्पकार और कारीगर, इन लोगों ने भी क्या किया है, नगर विकास के लिए अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं हम महाजनपद की। महाजनपद की बात करें तो बौद्ध काल में 16 बड़े राज्य थे। कितने? 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के महावस्तु में भी 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में गांधार और कंबोज के स्थान पर वंग और मलय शब्द का उल्लेख किया गया है। गांधार और कंबोज के स्थान पर वंग और मलय शब्द का क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। महावस्तु में गांधार और कंबोज के स्थान पर शिवी और दसारना। ठीक है, महावस्तु में गांधार को क्या कहा गया है, शिवी, और कंबोज को दसारना शब्द का उल्लेख किया गया है।
इनके भौगोलिक स्थिति की बात करें, ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो 16 महाजनपदों में अधिकांश विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी ओर स्थित थे और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में कहां तक फैले हुए थे? बिहार तक फैले हुए थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र से ये बिहार तक फैले हुए थे। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं 16 महाजनपदों की। तो 16 महाजनपदों में जो पहला महाजनपद है वो है अंग। पहला महाजनपद अंग है। अंग की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और जो वर्तमान स्थिति है वो कौन सा है? पूर्वी बिहार, पूर्वी बिहार और बंगाल। तो पहला महाजनपद अंग है, उसकी राजधानी चंपा हुई। वर्तमान में जो चंपा है कहाँ है? पूर्वी बिहार और बंगाल का क्षेत्र माना जाता है। इस राज्य में एक बंदरगाह शहर था जिसे ताम्रलिप्ति भी कहा गया है। तो यहाँ पर क्या रहा है? बंदरगाह रहा, जिसे किस नाम से जाना गया? ताम्रलिप्ति के नाम से जाना गया। यहाँ से व्यापारी स्वर्णभूमि, स्वर्णभूमि मतलब दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर जाते थे। बिंबिसार ने अंग को किसने मिला लिया था? मगध ने मिला लिया था। बाद में जाकर के जो अंग महाजनपद था वो मगध में मिला लिया गया। दूसरा है मगध। दूसरा महाजनपद है मगध। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी रही है उसका नाम था राजगीर और इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान स्थिति मगध की क्या है? वर्तमान स्थिति मगध की है दक्षिणी बिहार। नोट करते जाइए इसको, दक्षिणी बिहार वर्तमान स्थिति है। लगभग 200 वर्ष मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बनकर उभरा है। इसकी बात करेंगे आगे, पूरा मगध हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हर्यक वंश रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान लें अभी कि मगध की राजधानी राजगीर और राजगृह थी। अभी जो वर्तमान दक्षिणी बिहार का हिस्सा जो है कहलाता है। 200 वर्षों तक महाजनपद जो है सबसे मजबूती के साथ में ये 200 वर्षों तक शासन किया है। तीसरा है वज्जी। तीसरा महाजनपद है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली और वर्तमान स्थिति है उत्तरी बिहार। वर्तमान में ये उत्तरी बिहार क्षेत्र का हिस्सा है। पहले इसे वज्जी महाजनपद के नाम से जाना गया। तो वज्जी वैशाली के लिच्छवी, याद रखिएगा, वैशाली के लिच्छवी, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, मिथिला के विदेह जैसे 8 गणराज्यों जिसे अष्टकुलिक कहा गया, इन सब का क्या था? एक संघ था। वज्जी का सबसे शक्तिशाली कबीला वैशाली के लिच्छवी थे। लिच्छवी शासक चेतक जो रहे हैं वो क्या थे? बुद्ध के समकालीन थे। भगवान बुद्ध और महावीर कई बार वैशाली का दौरा भी किए हैं। मगध में विलय होने से पहले वज्जी ने 16 वर्ष तक अजातशत्रु को कड़ी टक्कर दी थी। जो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था उसके साथ 16 वर्ष तक उन्होंने जो है लड़ाइयां लड़ी हैं। अगला है काशी। चौथा नंबर है काशी, चौथा महाजनपद। काशी की जो राजधानी थी वो क्या थी? बनारस। और वर्तमान हम इसे किस नाम से जानते हैं? वर्तमान हम इसे वाराणसी के नाम से जानते हैं। वाराणसी के नाम से वर्तमान से जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन काल के दौरान इस पर कौशल द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसका कुछ हिस्सा बिंबिसार को क्या किया गया? दहेज के रूप में दे दिया गया था। बाद में अजातशत्रु ने इसका विलय पूरे काशी का विलय किसने कर लिया? मगध साम्राज्य ने कर लिया था। ठीक है, पांचवा है कौशल। कौशल या कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वर्तमान समय में इसका क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश। इसके बारे में बात करें तो कौशल का जो महत्वपूर्ण शहर था वो अयोध्या था। कौशल में कपिल वस्तु के शाक्यों का जनजाति गणराज क्षेत्र भी शामिल था। गौतम बुद्ध जो रहे हैं वो कपिल वस्तु के शाक्यों जनजाति के ही राजकुमार थे।
तो जहां पर क्या रहा है, कौशल में कपिल वस्तु के शाक्यों का जनजाति गणराज्य क्षेत्र भी शामिल रहा है। कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे और अजात शत्रु के शासन काल के दौरान इसका विलय भी कहां कर दिया गया, मगध में कर दिया गया। क्लियर है। अगली बात करते हैं हम मल्ल। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की दो राजधानियां रही। मल्ल की दो राजधानियां थी। पहली थी कुशीनारा, दूसरी राजधानी थी पावापुरी। कुशीनारा और पावापुरी। ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है। वर्तमान में ये जो क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है हिस्सा है। मल्ल में कुलीन तंत्र अर्थात गणतांत्रिक सरकार थी और इन्हें गण संघ भी कहा गया है। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। और पावापुरी में क्या किया था, इन्होंने निर्वाण का प्राप्ति किया था। अजात शत्रु ने विलय जो है मगध में मल्ल का विलय भी कर लिया था। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है वत्स। अगला महाजनपद है वत्स। वत्स की बात करें तो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी वर्तमान का उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का क्षेत्र कौशाम्बी का। भगवान बुद्ध ने कौशाम्बी का भी दौरा किया था और यहाँ पर घोषिताराम विहार में वो रहे भी। यहाँ का शासक उदयन जो था बुद्ध काल का, बुद्ध के समकालीन था। उदयन के कई सांगारिक नाटक में जो है इसका वर्णन किया गया है। जो श्रृंगार के रस के जो नाटक बने हैं उसमें उदयन को जो है शामिल किया गया है। जैसे भास द्वारा रचित सप्रवास दत्ता और हर्ष द्वारा रचित रत्नावली में इसको जो है मुख्य नायक के रूप में बताया गया। किसको बताया गया है, उदयन को बताया गया है। प्रद्योत वंश के जो शासक थे पालक, इनके शासन काल के दौरान वत्स पर अवंती द्वारा कब्जा कर लिया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुरु। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है कुरु और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र। महाकाव्य महाभारत में शासन कर रहे कुरुकुल की दो शाखाओं के बीच संघर्ष का वर्णन है, जहां पर जो है कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। फिर अगला है नौवां महाजनपद है पांचाल। नौवां महाजनपद है पांचाल और इसकी दो राजधानियां रही हैं। पहली थी अहिछत्र और दूसरी थी काम्पिली। अहिछत्र और काम्पिली इसकी राजधानी थी पांचाल। वर्तमान स्थिति बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पांचाल का क्षेत्र माना गया। प्राचीन ग्रंथों में पांचालों की दो शाखाएं थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। ये दो शाखाएं भागीरथी नदी द्वारा क्या करी गई थी, बांटी गई थी। अहिछत्र की बात करें तो उत्तरी पांचालों की राजधानी थी, जबकि काम्पिल दक्षिणी पांचालों की राजधानी थी। अहिछत्र क्या थी, उत्तरी पांचालों की राजधानी और काम्पिल दक्षिणी पांचालों की राजधानी थी। अगले महाजनपद की बात करते हैं अवंती। अवंती महाजनपद से सभी रूबरू होंगे, सभी जानते हो अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में रही है। इसकी भी दो राजधानियां थी, उज्जैन और माहिष्मति। उज्जैन और माहिष्मति। वर्तमान जो क्षेत्र है वो मध्य मालवा और मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र है। चंडप्रद्योत महासेन अवंती का शक्तिशाली राजा था। चंडप्रद्योत महासेन अवंती का सबसे शक्तिशाली राजा था। शिशुनाग ने अवंती का विलय किसने कर दिया था, मगध ने कर दिया था। अगला महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र माना जाता है। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। यहाँ कुलीन तंत्र और गणतांत्रिक सरकार थी। क्या कहा गया है, गणसंघ कहा गया है। सूरसेन का प्रसिद्ध शासक
अवंती पुत्र भगवान बुद्ध का मुख्य शिष्य था। उसने बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ किया था? मथुरा में किया था। एक समय मथुरा का पूरा क्षेत्र बौद्ध धर्म का विस्तार हो चुका था यहाँ पर। अगले महाजनपद की बात करते हैं, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो राजस्थान का जयपुर का क्षेत्र है। एक समय में यह चेदी महाजनपद का हिस्सा था। यहाँ के राजा सुजात ने मत्स्य और चेदी दोनों पर क्या किया? उसने शासन किया। अगला महाजनपद है चेदी। चेदी महाजनपद, और इसकी राजधानी थी सोठीवती या सुक्तिमती। सोठीवती या सुक्तिमती, ठीक है। वर्तमान क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ऋग्वेद में जो है चेदियों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगला है अस्मक या अस्सक। अस्मक या अस्सक, ये महाजनपद, इसकी राजधानी थी पोतन, पौधन या पैठान। तीन राजधानी के नाम जाना गया। तीन नामों का उल्लेख है, जिनमें पहला है पोतन, दूसरा पौधन और तीसरा पैठान। पैठान, पोतन और पौधन। गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र और तेलंगाना का हिस्सा। यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में स्थित था और दक्षिणापथ में था। ब्रह्मदत्त और अरुण अस्मक के क्या थे? महत्वपूर्ण शासक थे। कौन कौन? ब्रह्मदत्त और अरुण अस्मक के महत्वपूर्ण शासक रहे। अगला है कंबोज। ये 15वां महाजनपद है जो कि कंबोज रहा है, और कंबोज की राजधानी थी पुंछ या राजपुरा। पुंछ या राजपुरा। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो राजौरी और हजारा कश्मीर, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत पाकिस्तान, इसका क्या रहा? ये वर्तमान क्षेत्र है। पहले कंबोज, पुंछ या राजपुरा के नाम से इसे जाना गया है, जिसकी राजधानी थी। अर्थशास्त्र में इसे वर्त शासोपजीविन संघ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कृषकों, व्यापारियों, चरवाहों और योद्धाओं का संघ इसे कहा गया। क्या नाम जाना गया है? शास्त्रोपजीविन, जिसका मतलब क्या है? कृषक, व्यापारी, चरवाहों और योद्धाओं का संघ। यहाँ घोड़ों की उत्कृष्ट नस्ल मिलती थी। ये अपने घोड़ों की उच्च नस्ल के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले इस पर फारसियों का शासन था, और बाद में यूनानियों के शासन के तहत इसने सिकंदर के आक्रमण का विरोध भी किया था। ठीक है, अब अंतिम महाजनपद की बात करते हैं। 16वां महाजनपद है गांधार। किस नाम जाना गया? गांधार। और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा, अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए गांधार तक्षशिला जो पहले था स्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। इसके जो शासक रहे हैं फुक्कुसती, शासक का नाम था फुक्कुसती, भगवान बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दूसरे चरण में फारसियों ने इस पर विजय प्राप्त की थी, और बाद में इस पर भी यूनानियों ने क्या किया है? शासन किया है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विदेशी शासन से क्या कराया था? मुक्त कराया था, और इसका विलय मगध में कर लिया था। इस तरह से जो है 16 महाजनपद यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के समाज की। तो महाजनपद काल का जो समाज था, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साम्राज्य में कई परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। यह वह समय था जब ऐतिहासिक भारत में पहली बार शहर अस्तित्व में आए। यह वह अवधि थी जब शिक्षा की परंपरा की शुरुआत हुई, और इस अवधि के अंतिम दौर में समाज ने लिखने का ज्ञान अर्जित किया। और समाज ने जो लिखने का ज्ञान अर्जित किया, जिसमें लिपि में जो लिखी है, तो प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्या हुई है? लिखने की शुरुआत हुई है।
इस काल में जो समाज में जो थे विभिन्न वर्ग मौजूद थे, जिनमें पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण घर में जन्मे बच्चों को ब्राह्मण कहा जाता था। अपना व्यवसाय बदलने पर भी क्या रहते थे? ब्राह्मण ही रहते थे। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में व्यक्ति और भगवान के बीच का माध्यम या मध्यस्थ बताया गया है और इनके पास यज्ञ करने का विशेष अधिकार था। दूसरी बात करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय दूसरी बड़ी जाति थी। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में क्षत्रियों को योद्धा जाति के बराबर दर्जा दिया गया है और वर्ण व्यवस्था के क्रम में दूसरी सबसे बड़ी जाति थी। भगवान बुद्ध और महावीर इसी जाति से संबंधित रहे हैं। तीसरी जो जाति रही वैश्य, जिसे गहापति भी कहा गया है। वैश्य जो रहे हैं वर्ण व्यवस्था के क्रम में तीसरी बड़ी जाति थी। इनको मवेशियों को चराने, कृषि और व्यापार जैसे कार्य सौंपे गए थे। बौद्ध साहित्य में इनके लिए गहापति शब्द का उल्लेख किया गया है। गहापति का अर्थ होता है घर का स्वामी। अच्छा, इसी में एक सेठी थे जिन्हें हम सेठी कहते हैं। तो सेठी वैश्य वर्ण से आते थे और उच्च स्तर के व्यवसायी होते थे। इनका काम था व्यापार करना और धन उधार देना। तो जो सेठी रहे हैं, सेठी जो है उच्च स्तर के व्यवसाय हुए। इनका काम व्यापार और धन जो है उधार देने का रहा है। चौथा है शूद्र। शूद्र वर्ण व्यवस्था के क्रम में सबसे निम्न जाति रही है। इनका जो कार्य था वो 3 वर्णों की सेवा करना था। इस समय पे एक और नाम आया है जिसे घुमंतु, तपस्वी, परिव्राजक और श्रमण कहा गया। ये वे लोग होते थे जिन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और जीवन, समाज और आध्यात्म के विषय में चर्चा करते थे। और इन्हीं वर्ण में भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोग शामिल हुए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति की। क्या कंडीशन थी वुमेन्स की? महिलाओं की क्या स्थिति थी? तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लुक्ड डाउन अर्थात हेय दृष्टि में देखा गया। इन्हें सार्वजनिक सभा में बैठने के काबिल नहीं समझा जाता था। ये स्थायी रूप से पुरुष, पिता, भाई और पुत्र पर निर्भर रही। इनका मुख्य कार्य वैध उत्तराधिकारियों को जन्म देना था। अनेक महिलाएं अपने मालिकों और मालिकनों के लिए मजदूरी करते करते पूरा जीवन भी गुजार दी है। पूरा जीवन उन्हें सेवा की है, लेकिन कर्ज नहीं उतरा। उनकी आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं मालिक और मालिकनों की क्या करी है? इन्होंने सेवा करी है। तो महिलाओं की स्थिति तो है थोड़ा डाउन थी, उतनी अच्छी नहीं थी। आगे बात करेंगे हम महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था की कि क्या अर्थव्यवस्था थी यहाँ पर। तो पहला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पे जो खाने का जो है उत्पादन था उसमें क्या किया गया है? बढ़ोतरी देखने को मिली है। फूड प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिला है, जिसमें चावल, जौ, गेहूं और बाजरा जैसे अनाजों का उत्पादन भूमि के बड़े हिस्सों पर किया जाने लगा था। कृषि कार्यों के लिए मवेशियों के संरक्षण को भी क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। दूसरा है शिल्प उद्योग। यहाँ पर मिट्टी के कार्य वाले जैसे मृदभांड, टेराकोटा की मूर्तियां, प्रतिरूपण जिसको लोग मॉडलिंग बोलते हैं, ईंट बनाना, बढ़ईगिरी, लकड़ी का काम, धातु का कार्य, पत्थर का कार्य, शीशा उद्योग, हड्डियों और हाथी दांत का कार्य भी किया गया है। पाली सिद्धांत में कई प्रकार के कामगारों का उल्लेख भी किया गया, जिनमें कुछ शहरों के नजदीक रहकर कार्य करते थे और कुछ शहरी ग्राहकों को माल की आपूर्ति करते थे। इनमें वाहन बनाने वाले जिन्हें यानकार कहा गया है, नोट कर लीजिएगा, वाहन बनाने वाले जिन्हें यानकार कहा गया, हाथी दांत का कार्य करने वाले दंतकार, धातु का कार्य करने वाले कम्मार, सुनार का काम करने वाले स्वर्णकार, सिल्क काटने वाले कोर्सियकर, बढ़ई को पलगंडा बोला गया, सुई बनाने वाले सूचिकार, बेंत बनाने वाले नलकार, माला बनाने वाले जो माला बना तो माला बनाने वाले को क्या कहा गया? मालाकार,
मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार शामिल थे। व्यवसाय की बात करें तो आरंभिक बौद्ध ग्रंथों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के व्यवसाय जैसे शिल्प काम का उल्लेख किया गया है। राजा ने कई अलग अलग विशेषज्ञों को नियुक्त किया था। इनमें विशेष प्रकार के सैनिक थे जिन्हें योद्धा जीव कहा गया, जिसमें पैदल सैनिक, धनुर्धारी, घुड़सवार सेना के सदस्य, हाथी दल और रथ दल भी शामिल थे। राजा की सेवा में कई मंत्री भी लगे हुए थे जिन्हें राजपुरुष भी कहा गया। तो मंत्रियों को महामत्स्य कहा गया, राज्यपाल को रथिका कहा गया, संपत्ति प्रबंधक पेटनिका, शाही कक्षपाल को थापति, हाथी प्रशिक्षक को हाथीरोह, पुलिसकर्मी, राजभट्ट, जेलर, बंध नागरिक, दास और दिहाड़ी मजदूर को कामगार कहा गया है ना। शहरी व्यवसायों में बात की जाए तो चिकित्सक, जिसे बेज्जा या भिष्क कहा जाता था, और जो सर्जन होते थे इन्हें शल्यकर्ता कहा गया है। मुंशी को लेखक कहा गया, वाणिज्य को गणना और पैसे बदलने वाले कहा गया। तो इस प्रकार से जो इनका नाम जो है नामकरण किया गया था। मनोरंजन करने वालों में अभिनेता को नाट, नर्तकी को नाटक, जादूगर को सोक्का जयिका, कलाबाज को लंथिका और ढोलक बजाने वाले को कुंभथुनिका और महिला जो ज्योतिषी होती थी उसे इखानिका कहा गया था। ग्रंथों में जो निपुण वेश्या थी उन्हें गणिका कहा जाता था और साधारण वेश्या को बेसी कहा गया। इस तरीके से जो है यहाँ पर नामकरण किया गया और ये क्या थे, ये अर्थव्यवस्था के भागीदार थे। अब हम लोग बात करेंगे श्रेणियों की। श्रेणियों की बात करेंगे। नगरों की संख्या में वृद्धि होने से कारीगरों की संख्या में वृद्धि हुई। इनको दो श्रेणियों में, कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। बौद्ध ग्रंथ में श्रेणियों के उदय के प्रमाण मिलते हैं। श्रेणी, निगम, पुरा, व्रत और संघ जैसे शब्द प्राचीन भारतीय ग्रंथों में श्रेणियों सहित विभिन्न प्रकार के निगमित संगठनों को दर्शाने के लिए क्या किया गया था, उपयोग में लाया गया था। बात करते हैं हम विनय पिटक। विनय पिटक में श्रावस्ती की श्रेणियों का उल्लेख है जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों को नियमित तौर पर भोजन की आपूर्ति करती थी। याद रखिएगा, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को क्या करते, नियमित तौर पर भोजन की आपूर्ति करते थे। श्रेणियों के संगठन और गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिलती है, भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में उपलब्ध है। इनमें 18 मंडलियों की सूची है और श्रेणियों के प्रमुखों के राजाओं के साथ घनिष्ठ संबंध होने के प्रमाण भी मौजूद है। बात करते हैं श्रेणियों के क्या कार्य होते हैं। तो श्रेणियां उन व्यापारियों का स्वैच्छिक संगठन था जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करते थे, जैसे अनाज, कपड़े, पान के पत्ते, घोड़े इत्यादि। श्रेणियां सदस्यता और आचार संहिता के लिए अपने लिए नियम और कायदे स्वयं बनाती थी। एक व्यापार के सदस्यों को एकजुट रखने के साथ ही ये प्रशासनिक, आर्थिक, दान और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी करती थी। बात करते हैं सदस्यों के कल्याण की। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण था। अपने सदस्यों के हितों को देखते हुए उन्होंने चीजों को सुविधाजनक बनाया और श्रेणियों के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल किया। दूसरा है धन उधार देना। श्रेणी क्या करते थे, लोगों को धन उधार भी देते थे। जो राजा के जासूस होते थे उनको भी क्या करते थे, धन उधार देते थे। श्रेणी कारीगरों और व्यापारियों को भी ऋण देती थी, केवल जनता को नहीं। राजा भी किसके पास आते थे, अपना श्रेणियों के पास आकर के पैसा जमा करते थे। लेकिन बैंकिंग शक्तियां क्या थी, एक सीमित थी। मथुरा में एक शिलालेख है 2वीं शताब्दी ईस्वी का। इसमें ब्राह्मणों और गरीबों को ब्याज के पैसों से भोजन कराने के लिए 2 श्रेणियों के साथ किए गए 550 चांदी के सिक्कों के स्थायी बंदोबस्तों का भी उल्लेख इसमें किया गया था। मथुरा के शिलालेख में 550 चांदी, इसमें क्या किया गया, ये ब्याज के पैसों से ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराया गया। अगली बात करते हैं दान की। तो श्रेणियां दान के कार्यों में भी संलग्न थी। श्रेणियों ने संकट को कम करने की दिशा में भी कार्य किया, अपना कर्तव्य समझकर धर्मपरायणता के लिए दान कार्य किए।
अपने लाभ का एक हिस्सा सभागार, वाटरशेड, धार्मिक स्थल, टैंकों, उद्यानों के संरक्षण और रख रखाव के साथ साथ विधवाओं, गरीबों और निराश्रितों की मदद के लिए इन्होंने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। श्रेणियों के न्यायिक कार्य की बात की जाए तो इन कार्यों के अलावा उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं के नियम, कायदों और प्रथाओं के अनुसार अपराध के लिए सजा भी दी है। लगभग इनको कानून का दर्जा प्राप्त था। श्रेणी के किसी सदस्य को श्रेणी और राज्य के कानून के अनुसार दंड दिया जाता था। श्रेणियों के न्यायालयों की जो न्यायिक शक्तियां रही हैं वो दीवानी मामलों तक सीमित नहीं थी। वो कहां थी, वो क्राइम, अगर किसी प्रकार का आपराधिक मामला भी आया है तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरा किया है। श्रेणियों के धार्मिक कार्यों की बात करें तो व्यापारियों ने धार्मिक हितों के संरक्षक के रूप में भी काम किया। कई शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि इन्होंने सामूहिक रूप से मंदिरों के रख रखाव, मंदिरों के कार्यों के लिए अपने सामान की बिक्री और खरीद पर अतिरिक्त कर के लिए क्या करी, इन्होंने सहमति जताई। श्रेणी आमतौर पर एक मुखिया के नेतृत्व का काम करती थी, जिसका चुनाव उसके सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। यह श्रेणी के आर्थिक मामलों का फैसला करने में एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यों का निर्वहन करता था। वह श्रेणी के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दंडित, उनकी अवमानना और निष्कासित भी किया जाता था। इनके मुख्य कार्यों में राजा एक सीधे संपर्क के रूप में बना रहा है। अपने साथी व्यापारियों की ओर से बाजार के टोल और करों का भी निपटारा किसने किया है, श्रेणी ने किया है। गौतम धर्म सूत्र है, उसके अनुसार श्रेणी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए राजा को संघ के प्रतिनिधियों से संपर्क भी लेना पड़ता था। मतलब इतना पावर था इन श्रेणियों का। चलिए अब बात करते हैं व्यापार और व्यापार मार्ग की। तो इस अवधि में अंतर्देशीय और विदेशी दोनों व्यापार थे। व्यापारी सिल्क, मुस्लिन, कवच, इत्र, हाथी दांत के सामान और आभूषण व्यापार करके मुनाफा कमाते थे। वे देश की बड़ी नदियों से होकर यात्राएं करते थे। इसके साथ बर्मा और श्रीलंका के तटीय जल यात्रा के लिए इन्होंने क्या किया है, तामलुक और पश्चिम में भड़ौच नामक बंदरगाह का उपयोग किया है। इस समय के दो मुख्य ट्रांस क्षेत्रीय मार्ग, जिनको उत्तरापथ और दक्षिणापथ के नाम से जाना गया। उत्तरापथ क्या था, उत्तरी भारत का मुख्य ट्रांस क्षेत्रीय व्यापार मार्ग था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर के सिंधु गंगा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक क्या किया गया था, फैला हुआ था। और इसका जो मुख्य बंदरगाह था उसे कामलिप्त बंदरगाह के नाम से जाना गया। ये बात करें हम उत्तरापथ की। अब बात करते हैं दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का जो विस्तार था वो मगध में पाटलिपुत्र से लेके गोदावरी के प्रतिष्ठान तक था और यह पश्चिमी तट के बंदरगाहों से भी कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे सिक्का प्रणाली। सिक्कों के संबंध में सबसे पहला प्रमाण पाली लेख में प्राप्त होता है। कौन कौन से सिक्का, कहपन, निष्क, कांसा, पद, मशक और काकानिका। इसके अलावा आहत सिक्कों के भी क्या मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आहत सिक्के क्या होते थे, तो आहत सिक्के जो होते थे वो चांदी के बने होते थे। जो शुरुआत हुई है, जो आरंभिक सिक्का प्रणाली हुई है वो किससे हुई है, आहत सिक्कों से हुई है। इसका जो समय काल माना गया है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। 1970 में आमू दरिया नदी कहाँ है, प्राचीन ओक्सस में स्थित एक यूनानी स्थल है जिसका नाम एक खानम होड़ की खोज हुई। वहां पे आहत सिक्के प्राप्त हुए और ये जो सिक्के थे इसकी प्रणाली में 5 सेट थे जो मौर्य शासक और उनके उत्तराधिकारी मतलब मगध के राजाओं से संबंधित पाए गए। कहाँ पाए गए हैं, ये पाए गए हैं ओक्सस में, यूनान में। बाद में पता चला कि आहत सिक्कों की 5 श्रृंखलाएं थी जिनमें से 4 श्रृंखला कोसल साम्राज्य से संबंधित थी
अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि धातु के टुकड़ों पर संकेत आहत किए जाते थे, जिससे नाम ही पता चल रहा है आहत। इन सिक्कों में विभिन्न प्रकार के संकेत निश्चित भार के चांदी के टुकड़ों पर क्या किए गए, चित्रित किए गए, रूपांकित किए गए, आहत किए गए। वजन की इस इकाई को रत्ती कहा गया, जिसका वजन 0.11 ग्राम तक होता था। इन सिक्कों में मिले रूपांकन जो मुख्यतः प्राकृतिक जैसे सूर्य, जानवर, वृक्ष और पहाड़ियों का रूपांकन किया गया। कुछ ज्यामितीय रूपांकन भी थे। इन सभी रूपांकनों में पहले सांकेतिक डिजाइन होते थे और बाद में इनके प्रस्तुतिकरण के डिजाइन को बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है आहत सिक्कों का प्रचलन यहाँ पर चला गया है। अब बात करेंगे हम महाजनपद काल में धर्म की। तो नए धर्मों के उदय और विकास के जो समय काल है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का चरण काल माना जाता है। इस अवधि में ब्राह्मणों के परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों का विरोध होना शुरू हुआ। कई धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत यहीं से हुई। जो विरोध जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, कई नए नए धर्म जो है निकल के बाहर आए। इनमें कौन सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या हुए, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। ये बौद्ध धर्म जैन धर्म की हम लोग पूरा उसका अलग से चैप्टर ही है, उसको हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से जो है नए धर्मों का उदय होना शुरू हुआ है। अब मगध साम्राज्य के उदय और विस्तार की बात कर लेते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से भारत के राजनीतिक इतिहास में जो क्या हुआ है, महाजनपदों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। 350 ईस्वी तक मगध इन सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा, क्योंकि ऐसी जगह पे मगध था जहाँ पे उसे पेड़ पौधे, अनाज, पानी, हर चीज की सुविधा उपलब्ध थी। इसके कई कारण रहे मगध जहां महाजनपद उदय के। पहला कारण राजनीतिक कारण। मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों ने शासन किया। दूसरा कारण है भौगोलिक कारण। मगध की राजधानी राजगृह को गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, इसलिए क्योंकि ये क्या था, 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित रहा है ना, जो इसके लिए क्या किया है, एक प्रकार से प्राकृतिक किलेबंदी का भी काम किया है। मतलब वहां पे जो है दीवार खड़ा करने की आवश्यकता उनको जरूरत महसूस नहीं हुई। पाटलिपुत्र जो बाद में मगध की राजधानी बनी, उसको जल दुर्ग के नाम से जाना गया। यहाँ गंगा, गंडक, सोन और घग्गर नदियों का संगम रहा है। ये नदियां क्या करी हैं, प्राकृतिक रक्षा कवच का कार्य करती है। जो तीसरा रहा आर्थिक कारण। गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बही, जो कि परिवहन, जल आपूर्ति और भूमि को उर्वर बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। मगध का अधिकांश हिस्सा क्या था, वन क्षेत्र था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ा जाता था और सेना के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। जंगलों में घर बनाने, लकड़ी की गाड़ी बनाने और रथ बनाने के लिए भी लकड़ी प्राप्त हुई। कहां से, जंगलों में प्राप्त हो गई। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, लोहे की जो है खदानें मिली, जिससे क्या हुआ, मजबूत उपकरण और हथियार यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस मगध साम्राज्य के शासकों की। तो मगध साम्राज्य के शासकों की बात की जाए तो पहला जो राजवंश हुआ वो था हर्यक वंश। पहला जो राजवंश रहा है उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसका शासन काल था 560 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। 560 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। इसके जो पहले राजा हुए, पहले राजा का नाम था बिंबिसार, जिनकी जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है। इससे पहले भी राजा रहे हैं लेकिन इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। मगध वंश के जो शासक रहे जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती, उनका नाम था बिंबिसार और इनका शासन काल था 544 से 493 ईसा पूर्व। क्लियर है, ये बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। इनकी राजधानी राजगृह थी। इन्होंने
अंगराज को जीता। कौशल, बज्जी और पंजाब के माद्रकुल के साथ इनका वैवाहिक गठबंधन हुआ। पड़ोसी राज्य अवंती के जो शासक थे चंडप्रद्युम्न, बहुत कहानियां इनके मित्रता की, तो क्या नाम था, राजा अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंडप्रद्युम्न। जब वो बीमार पड़े तो इनके उपचार के लिए चिकित्सक जीवक को क्या किया था, इन्होंने बिंबिसार ने भेजा था। और उनका जो पुत्र अजातशत्रु इनको मार के क्या बन गया, यहाँ का शासक बन गया। किसको मार के, बिंबिसार, अपने पिता की हत्या कर ली थी। अगला नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु, इसका जो शासन काल है 493 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व का। 462 ईसा पूर्व, ठीक है। पाली साहित्य में अजातशत्रु के लिए उपोष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, उपोष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर और बुद्ध दोनों का यह समकालीन था, ठीक है। इसने कौशल, बज्जी, काशी और मल्ल का जो है मगध में विलय कर लिया। ह्वेनसांग जो है इन्होंने ये बताया है कि जो राजधानी राजगृह थी, राजगृह राजधानी की जो किलेबंदी की गई उसका निर्माण किसने कराया था, अजातशत्रु ने कराया था। इसके शासनकाल के दौरान मगध युद्ध के लिए दो नए हथियार बनाए, जिसका नाम था महाशिलाकंटक और दूसरा नाम था रथमूसल। बाहुबली मूवी में आपने जो है दोनों हथियारों का जो उपयोग आपने देखा होगा। इसके संरक्षण में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप के नेतृत्व में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फिर अजातशत्रु के बाद इसका बेटा उदयभद्र या उदयन राजा बनता है, अयोग्य शासक था और उसकी जो है हर्यक वंश की समाप्ति हो जाती है। फिर दूसरा जो शासन आता है, जो वंश आता है, वह था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का जो टोटल समय काल माना गया है वो 430 ईसा पूर्व से 364 ईसा पूर्व का माना गया है। याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का जो समय काल 430 से 364 वर्ष रहा है। पहले जो राजा थे शिशुनाग वंश के, उनका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग। यह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। उसने विद्रोह के बाद क्या करी, राजगद्दी हासिल की थी। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर ली। इसने अवंती और वत्स का मगध में विलय किया। इसके बाद इसका बेटा जिसका नाम था कालाशोक, जिसको काक वर्ण के नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा क्या बना है, शासक बना है। तो शिशुनाग के बाद में अगला शासक आया है कालाशोक। कालाशोक की बात करें तो उसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। और इस कालाशोक के समय भी पढ़ेंगे जब हम बौद्ध धर्म जैन धर्म तो समझ में आएगा। 383 ईसा पूर्व में सवाकामी के नेतृत्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में, कालाशोक के। इसके बाद अगला वंश आता है नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश के जो पहले शासक थे उनका नाम था महापद्मनंद। क्या था, महापद्मनंद। महापद्मनंद, पुराणों में इसे महापद्म भी कहा गया है, जबकि महामोदी वंश में इसको उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को इसने पूरा करवाया और मगध को भारत में सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। किसने, महापद्मनंद ने बनाया था। महापद्मनंद के बाद आते हैं अगले हैं घनानंद। घनानंद नंद वंश के क्या थे, अंतिम शासक। तो घनानंद क्या थे, नंद वंश के अगले अंतिम शासक महापद्मनंद घनानंद। इनके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के बाद ब्यास नदी तक पहुंच गया था। सिकंदर ने तक्षशिला के शासक अम्बी के निमंत्रण पर खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में आक्रमण किया और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों पे क्या कर लिया, उसने कब्जा कर लिया।
सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, काफी फेमस युद्ध है। जो पोरस पंजाब का शासक था 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे, इसके बीच सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच की लड़ाई हुई, जिसे बैटल ऑफ हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोरस की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। सिकंदर ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इसकी सेना ने मना कर दिया कि हम अब इससे आगे नहीं जाने वाले। तो कुल मिलाकर नंदों के साथ जो इसका युद्ध नहीं हुआ, केवल पोरस के साथ हुआ। 321 ईसा पूर्व में चाणक्य की मदद से मौर्य वंश का संस्थापक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना। इनकी कहानी काफी फेमस है। धनानंद ने जो है अपमानित किया चाणक्य को, चाणक्य ने चोटी खोल दी, तभी चोटी तभी बांधूंगा जब तेरे राजवंश का नाश कर दूंगा। यही होता है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं और नंद वंश पे आक्रमण करते हैं, और वहीं पर जो है नंद वंश की समाप्ति होती है और मगध साम्राज्य बदल जाएगा मौर्य साम्राज्य में, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे। और 321 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था, धनानंद को उन्होंने हराया था। तो इस तरीके से हमारा जो है महाजनपद काल पूरा समाप्त होता है। लगभग मैंने आपको हर एक छोटी छोटी चीजें बताई हैं। यूपीएससी एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है मौखिक रूप से, अगर आप उसको पूरा नोट कर लेते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो आपको चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी। बात रही फैक्ट की, तो फैक्ट जो है जो सामने लिखे हुए हैं आप उसको और भी नोट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।